माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ। एपिसोड 37। नील छवि को रूम नंबर 203 में लेकर जाकर नंदिनी के पास ही सुला देता है और फिर नील उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट से कर करके रूम को लॉक कर देता है और नीचे समुद्र के किनारे बीच एरिया की तरफ आ जाता है, जहां पर वीर, शक्ति और शमशेर अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ रॉकी के आदमियों पर अपनी गाने से पलटवार कर रहे थे। शक्ति का एक हाथ जख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये उसके लिए मामूली बात थी। जय और रॉकी के साथ रॉकी के अब तक कई सारे आदमी मारे जा चुके थे, थोड़े बहुत कुछ बच्चे थे जो कि अब भागने की फिराक में थे। नील जब तक वहां पहुंचता है तब तक वीर, शक्ति और शमशेर ने रॉकी के लगभग सभी आदमियों को अपनी गांठ से शूट कर दिया था, जिस वजह से वहां का माहौल देखकर नील का मुंह बन जाता है, क्योंकि नील को अपनी गन चलाने का मौका नहीं मिला था। फिर नील भी अपनी कमर से गन निकालकर उन बचे हुए कुछ लोगों को शूट कर देता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी दिखाई देती है। रॉकी के सारे आदमी मारे जा चुके थे और अब वहां का माहौल नॉर्मल हो गया था। वीर अपने सारे बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, इन सभी लाशों को ठिकाने लगाओ और यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा करो। और फिर रॉकी और जैक की डेड बॉडी देखकर उन दोनों की डेड बॉडी को उनके घर भिजवा दो और इसके साथ हमारा स्पेशल नोट भी भेज देना। अब वीर और नील की तरफ देखकर कहता है, नील तुम सकती हो अपने साथ लेकर जाओ और उसकी बैंडेज करो। नील जी भाई, फिर मिल सकती को वहां से अपने साथ ले जाता है। अब वीर की नजर शमशेर की तरफ थी, जो कि अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था। वीर शमशेर से गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये रॉकी ब्लैक हाउस से कैसे बाहर निकाल। ब्लैक हाउस में एक बार किसी के जाने के बाद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह ब्लैक हाउस से बाहर आ सके। फिर ये रोगी और इसका दोस्त बाहर कैसे आए। शमशेर अपना सर झुकाए हुए फर्स्ट बहुत से आज दोपहर में ही ये दोनों ब्लैक हाउस से भाग गए थे। शमशेर आगे कुछ कहता उससे पहले ही वीर शमशेर को गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, ब्लैक हाउस से भाग गया कैसे? मैं ये पूछ रहा हूँ कब भाग गया, यह नहीं। वीर की इतनी गुस्से भरी बात सुनकर शमशेर डर के मारे तो कदम पीछे हट जाता है और फिर वह डरते हुए कहता है, बस आज दोपहर में खाना खाने ब्लैक हाउस से बाहर चला गया था। जब मैं खाना खाकर वापस आया तब तक ये दोनों ब्लैक हाउस से भाग चुके थे और इन दोनों की निगरानी में जो हमारे दोनों बॉडीगार्ड थे उनकी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी और बाकी के बॉडीगार्ड्स वहां पर जख्मी हालत में थे। किसी को हाथ में गोली लगी तो किसी को पांव में। सीसीटीवी फुटेज चेक की तो मुझे पता चला कि जय और रॉकी ने आपस में लड़ने का नाटक किया और फिर जब हमारे दोनों बॉडीगार्ड उनके पास गए तो इन दोनों ने चालाकी से उन पर हमला कर दिया और उन दोनों बॉडीगार्ड को उनकी ही गन से मार दिया और फिर ये दोनों चुपके से वहां से भाग रहे थे और इसी बीच उनके सामने जो भी बॉडीगार्ड इन्हें देखा और इन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे तो इन दोनों ने उन्हें भी जख्मी कर दिया और फिर ये दोनों भाग गई। अभी हमारे जितने भी बॉडीगार्ड जख्मी हैं उन सभी का सीक्रेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। वीर, हम तीनों यहाँ हैं। ये बात इन दोनों को कैसे पता चली और तुम्हें कैसे पता चला कि ये दोनों हम पर हमला करने वाले हैं? और वो भी अपने आदमियों के साथ मिलकर। शमशेर, ब्लैक हाउस आने के बाद जैसे ही मुझे पता चला रॉकी और जय दोनों ही वहां से भाग चुके हैं, वैसे ही मैं अपने सीक्रेट खास आदमियों के साथ मिलकर इन दोनों की तलाश में निकल गया था और मुझे पता चला कि रॉकी जे के साथ अपने घर गया है राणाविला। वहीं से ही रॉकी ने अपने इन सब खास आदमियों को लेकर आपको ढूंढने की तलाश में निकल गया था और जैसे ही इसे पता चला
कि आप तीनों यहाँ पर हैं, वैसे ही इसने यहाँ पर आकर अटैक कर दिया आप पर। यह सब पूरी तैयारी के साथ ही वहां से निकले थे आप पर अटैक करने के लिए। वीर और किंग की इंफॉर्मेशन शमशेर डॉन तीवरी, बस किंग की इंफॉर्मेशन अभी भी सीक्रेट है, क्योंकि रॉकी के ब्लैक हाउस में होने के बाद भी उसे पता नहीं चला कि वो कहाँ है और वो ब्लैक हाउस किसका है। वीर हाँ चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही तो तुमसे बहुत बड़ी हुई है शमशेर, इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल तुम इन दोनों की डेड बॉडी को राणा विला तक पहुंचा दो। शमशेर ओके सर। कुछ देर बाद राणा विला के लिविंग रूम में बलदेव राणा अपने किंग साइड सोफे पर राजा की तरह पर पैर रखकर आराम से बैठे हुए थे और उनके सामने थॉमस एंडरसन भी बैठे हुए थे। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज दोपहर में रुकी और जय दोनों ही ब्लैक हाउस से भागकर सीता राणा विला आ गए थे। बलदेव राणा थॉमस से, थॉमस आज मुझे अपने बेटे पर फक्र हो रहा है। आज वह अपने ऐसे दुश्मन से बदला लेने गया है जिसने मेरे बेटे को किडनैप करने की हिम्मत की थी। आज उसे कितने पर को भी पता चल जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी मेरे बेटे को, बलदेव राणा के बेटे को किडनैप करने की। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे किडनैप ने रॉकी और जय को किडनैप क्यों किया। क्यों फिक्र करते हो बलदेव? कुछ ही देर में रॉकी और जय खुशखबरी लेकर आते ही होंगे, वही हमें बताएंगे कि उन किडनैपर नहीं हमारे बेटे को क्यों किडनैप किया था। अच्छा सबक सिखाया होगा उन किडनैपर्स को हमारे दोनों बेटों और हमारे आदमियों ने मिलकर। बलदेव राणा हाँ, उन किडनैपर्स ने मिलकर हमारे दोनों बेटों की क्या हालत की थी। दोनों के चेहरे और बॉडी पर कितने जख्मों के निशान थे। उन दोनों को देखकर मुझे उन किडनैपर पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो खुद जाने वाला था उन्हें करने के लिए, लेकिन रॉकी ने मुझे रोक दिया और कहा कि वह अपना बदला खुद लेना चाहता है, दिखाना चाहता है कि उन किडनैपर में कितनी बड़ी गलती की है। रॉकी उर्फ राकेश राणा को किडनैप करने की बलदेव राणा और थॉमस एंडरसन आपस में बात कर रहे थे कि एक आदमी जो कि बलदेव राणा का खास आदमी था, वह भागते हुए अंदर आया, जिसे देखकर बलदेव राणा कहता है क्या हुआ, इस तरह से भागते हुए क्यों आ रहे हो? आदमी हफ्ते हुए राणा सर, वह रॉकी सर और जयकर बाहर अपने आदमियों को इस तरह घबराते और हफ्ते हुए देखकर बलदेव राणा और थॉमस अपनी जगह से खड़े होकर उसे आदमी के पास चले जाते हैं और बलदेव राणा पैनिक होते हुए अपने आदमी से पूछते हैं क्या हुआ है, तुम्हें इस तरह क्यों घबरा रहे हो, क्या हुआ है? रॉकी और जय को वह ठीक तो है ना? आदमी सर आप मेरे साथ बाहर चले, आपको सब पता चल जाएगा, मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। इतना कहकर वह आदमी बाहर चला जाता है और बलदेव राणा और थॉमस एक दूसरे का चेहरा देखकर वह भी उसे आदमी के पीछे चले जाते हैं। बलदेव राणा और थॉमस जैसे ही बाहर आते हैं तो वह बाहर का नजारा देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने दो डेड बॉडी रखी हुई थी। दोनों के ही पूरी बॉडी सफेद चादर से ढकी हुई थी और वह पूरे खून से सनी हुई थी। बलदेव राणा उन्हें डेड बॉडीज को देखकर अपने आदमियों से पूछता है ये किसकी डेड बॉडी है? बलदेव राणा के सभी आदमी अपना सर झुकाकर खड़े हुए थे, किसी में भी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की, जिस वजह से बलदेव राणा गुस्से में चिल्लाकर एक बार फिर से पूछते हैं मैंने कुछ पूछा है तुम लोगों से, बताओ ये किसकी डेड बॉडी है? कोई कुछ कहता उससे पहले ही एक हवा का तेज धोखा आता है, जिस वजह से उन्हें डेड बॉडी पर ढकी हुई चादर है जाती है और उन दोनों डेड बॉडीज के चेहरे साफ नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बलदेव राणा और थॉमस के होश उड़ जाते हैं और वो वही अपने घुटनों के बल बैठकर डेड बॉडी को शौक होकर देखने लगते हैं। बलदेव राणा अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहता है रॉकी मेरा
बेटा फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर, यह किसने किया है? मेरे रॉकी के साथ ऐसा किसने? मेरे रॉकी को मारा है किसकी इतनी हिम्मत है? फिर खड़ी होकर गुस्से में अपने एक आदमी का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए जवाब दो मुझे, तुम सबको क्या सांप सूंघ गया है जो किसी की आवाज नहीं निकल रही? किसने मारा मेरे बेटे को? छोड़ूंगा नहीं उसे। बलदेव राणा के ऐसे गुस्से में चिल्लाने से उनके आदमियों से एक आदमी कहता है, हमें नहीं पता कर इस बारे में कुछ भी। इन दोनों की डेड बॉडी तो मिला के बाहर ही हमें मिली थी, पता नहीं कौन इन्हें वहां रखकर चला गया था। बलदेव राणा गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या बकवास कर रहे हो तुम में से किसी को नहीं पता कि इन दोनों को यहाँ कौन लेकर आया? किस काम के हो तुम? सारे के सारे निकम्मी हो। फिर रॉकी की डेड बॉडी के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर, मेरे बेटे को जिस किसी ने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पटल से भी ढूंढ निकलेगा उसे और ऐसी मौत दूंगा कि उसकी मौत भी काम उठेगी। बलदेव राणा बोल ही रहा था कि उसका एक आदमी उसके पास आकर कहता है, सर हमें यह नोट रॉकी करके पॉकेट से मिला है। बलदेव राणा उसे आदमी और फिर उसे नोट को देखकर कहता है, क्या लिखा है इसमें? इतना कहते हुए बलदेव राणा उसे आदमी के हाथ से उसे नोट को छीन लेता है और फिर उसे खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा रहता है, किंग की क्वीन पर गंदी नजर डालने वाला का अंजाम यही होता है। इस नोट को पढ़ने के बाद बलदेव राणा की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है और वह अपने आप से ही कहता है, क्या रॉकी और जय किंग्स को मारने गए थे? लेकिन उन्हें तो आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि यह किंग कौन है। थॉमस अपने बेटे की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रहा था, लेकिन जब उन्होंने बलदेव राणा को अपने आप से बातें करते हुए देखा और उनके हाथ में नोट देखा तो वह कहता है, क्या लिखा है इस नोट में? किसने मारा है हमारे बेटे को? बलदेव राणा किंग्स ने। बलदेव राणा की बात सुनकर थॉमस की आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है और वह हैरत से ही बलदेव राणा से कहता है, क्या किंग्स ने? लेकिन क्यों? किंग्स की हमारे बेटों से क्या दुश्मनी हो सकती है? बलदेव राणा थॉमस को वह नोट दिखाते हुए कहता है, इसे पढ़ लो, खुद समझ जाओगे। थॉमस जब उसे नोट को पढ़ता है तो वह भी शॉक हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वह अपने सेंस में आकर कहता है, तो क्या हुआ अगर हमारे बेटे ने किंग्स की क्वीन पर अपनी नजर डाली भी? तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो हमारे बेटों की जान से ही मार दे। हम उन किंग से अपने बेटों की मौत का बदला जरूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। होगा वह अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग, लेकिन हम भी कुछ काम नहीं है। तुम तो इस शहर के एमएलए हो बलदेव, फिर तुम इस तरह से सर झुका कर कैसे बैठ सकते हो? क्या तुम्हें अपने बेटे की मौत का बदला नहीं लेना है? बलदेव राणा गुस्से में चिल्लाते हुए, क्यों नहीं लेना है? लेना है बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाता हूं, मैं उन्हें किंग्स को ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह तक कहां उठेगी, चाहे वो कहीं पर भी छुप कर बैठे हो। मैं उन्हें पटल से भी ढूंढ निकलेगा। फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से सब तुम किंग्स को ढूंढना है, पता लगाओ किंग्स के कौन कौन दुश्मन है, उनके साथ मिलकर हम किंग्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। बलदेव राणा के सभी आदमी एक साथ यह कर कहते हैं। बलदेव राणा की गुस्से में इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर सावित्री राणा भी
बंगले से बाहर आई ये देखने के लिए आखिर बलदेव राणा इतनी जोर से क्यों गुस्से में चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब वो बंगलों के बाहर आई और उन्होंने रॉकी और जैक की डेड बॉडी अच्छी तो उनकी जोरों से चीज निकल गई और वह वही अपने घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगी। सावित्री राणा की जोर से जीत की आवाज सुनकर बंगलों के अंदर जितने भी नौकर काम कर रहे थे वह सभी बाहर जाकर देखने लगे। उन सभी नौकरों के चेहरे पर रॉकी और जैक की डेड बॉडी देखकर गम साफ नजर आ रहा था, लेकिन उनमें से एक नौकर ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। इसे नौकर का नाम सुभाष काका है। इनकी उम्र करीब 55 साल है। सुभाष राणा विला में करीब 10 साल से कम कर रहे हैं। ये राणा विला के गार्डन में माली का काम करते हैं। उनकी एक बेटी थी रूही। 2 साल पहले रॉकी और जैन ने मिलकर रूही की इज्जत को तार तार किया था, जिस वजह से रूही ने सुसाइड कर लिया था और उसके बदले में सुभाष को अपना मुंह बंद रखने के लिए बलदेव राणा ने डराया धमकाया था और साथ ही कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन उन पैसों को सुभाष ने लेने से मना कर दिया था। सुभाष ने कहा था कि वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट भी करेंगे। और सुभाष ने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की क्योंकि बलदेव राणा शहर के एमएलए हैं और सुभाष की पुलिस कोई कंप्लेंट ना लिखा। ये बलदेव राणा का ऑर्डर था। सुभाष ने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन वह नाकाम रहे। गुस्से में आकर रॉकी ने सुभाष को जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन बलदेव राणा ने रॉकी को रोक लिया तो रॉकी ने सुभाष को धमकी दी कि मैं अभी सिर्फ तुम्हारी एक बेटी के साथ यह सब किया है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा। जिस वजह से सुभाष को हार माननी पड़ी और वह ये शहर छोड़ कर अपनी दूसरी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन रॉकी और बलदेव राणा ने उन्हें सजा देने के लिए उन्हें इसी शहर में रोक रखा था और उनसे कहा कि अब उन्हें पूरी जिंदगी राणा मिला की गार्डन का मालिक बनकर ही रहना होगा। ये सब बातें सोचकर सुभाष काका की आंखें भर आई थी और वह अपनी नजरें और दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर अपने मन में रहते हैं, मेरी बेटी को इंसाफ ने मिलने की वजह से मेरा तुझ पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन आज इन दोनों को इस हालत में देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तू है। सुना था तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं, आज देख भी लिया। सच में भगवान तेरी लाठी में आवाज नहीं है, आज तूने मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा ही दिया। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी को अब कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तेरा लाख बार धन्यवाद भगवान। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। आप लोग जहाँ कहीं भी हो खुश रहो, आबाद रहो, कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बक ना कर पाए। मेरी शुभकामनाएं दुआएं आपके साथ है। अपने मन में इतना सब कहकर सुभाष अपने आंखों से आंसुओं को साफ करते हैं और वहां से बंगलों के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त राणा विला में मातम का माहौल था। रॉकी का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया और जय का क्रिश्चियन रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। आखिर बलदेव राणा जान पाएगा कि किंग कौन है? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।